का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 विकास यानी कि डेवलपमेंट का। इससे पहले हमने ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री के चैप्टर 1 की चर्चा हम कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं क्लास 10th की। और इसको आज हम यानी कि इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 को आज डिस्कस कर रहे हैं। जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए आइए जानते हैं विकास के बारे में। इस अध्याय में हम भारत के आर्थिक विकास संबंधी अनेक तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। सामान्यतः किसी देश का विकास उसकी निम्नलिखित चीज़ों से निर्धारित किया जा सकता है। वो कौन सी हैं? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी चीज़ें इस चीज़ का पैमाना बताती हैं। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किन देशों की स्थिति भारत से बेहतर है? तो बात की जाए श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है मानव विकास के मामले में। विभिन्न देशों के विकास की तुलना का मुख्य आधार क्या है? आय। 1950 और 51 की तुलना में 1998 और 99 में राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ी? 7600 करोड़ रुपए से 16,000 करोड़ रुपए। उन्नीस सौ 50 से 51 के बीच में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और 2001 और 2000 में वह बढ़कर कितनी हुई? 255 रुपये थी 1950 में और ये बढ़कर 16,500 रुपये हुई 2000 और 2001 के बीच में। कुछ लोग बांधों का क्यों विरोध करते हैं? उनको बेघर होने का डर बना रहता है। पानी में उनकी खेती योग्य भूमि डूब जाती है इसलिए। अगला प्रश्न है 7वां। विश्व बैंक द्वारा निम्न में से कौन से देश को विकासशील देश माना गया है? जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति वर्ष से कम थी उन्हें विकासशील देश माना गया है। 8वां प्रश्न। विश्व बैंक के अनुसार निम्न में से कौन से देशों को विकसित माना गया है जिनकी प्रति व्यक्ति आय $15,000 प्रति वर्ष से अधिक थी? विश्व के कौन से क्षेत्र में कच्चे तेल के सबसे अधिक भंडार हैं? मध्य पूर्व के देशों में कुवैत, ओमान, सऊदी। आय के अतिरिक्त विकास को जानने के निम्नलिखित में से कौन से और दो ढंग हैं? सुरक्षा और अच्छा व्यवहार। विश्व बैंक के अनुसार निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य किसी देश के विकास को जानने का मुख्य आधार है? प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सभी के लिए विकास का मुख्य ध्येय है? आय का उच्च स्तर और बेहतर जीवन। अब हम बात करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की जो 2 से 3 नंबर के बीच में पूछ लिए जाते हैं। मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है मगर 3 परिवारों की आय क्रमश 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है। तो चौथे परिवार की आय क्या है? जब 4, 7 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो इस प्रकार इसको निकालते हैं फॉर्मूले को। 4 परिवारों की कुल आय 5,000 × 4 20,000 रुपये हो गए। 3 परिवारों की कुल आय 4,000 + 7,000 + 3,000 14,000 रुपये हो गए। तो चौथे परिवार की आय 20,000 में से 14,000 निकाल दी जाए तो 6,000 रुपये होगी। अगला प्रश्न है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की क्या आकांक्षाएं होती हैं? काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल उनके बच्चे को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के योग्य, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में से भी नेता बन सकते हैं। दूसरा है इसी में पंजाब के समृद्ध किसान की क्या आकांक्षाएं होती हैं? किसानों की उनके उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्य की प्राप्ति, मेहनती और सस्ते मजदूर, बच्चों को विदेशों में बसाना आदि। ये अलग अलग चीज़ें हैं, आकांक्षाएं हैं। तीसरा प्रश्न किसान जो केवल वर्षा भर निर्भर है उनकी क्या आकांक्षाएं होती हैं? ठीक समय पर उचित वर्षा,
जो किसान संपन्न हैं वह फसल ना ठीक होने पर उन्हें अनाज उपलब्ध कराएं। सूखा पड़ने पर सरकार उन्हें सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध कराए। और अगला है प्रश्न, ग्रामीण महिलाओं की क्या आकांक्षाएं होती हैं? अधिक आभूषण और वस्त्र, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, बच्चों का विवाह अच्छे परिवारों में हो जाए। तो ये आकांक्षाएं हैं। शहरी बेरोजगार युवक की क्या आकांक्षाएं होती हैं? जल्दी से जल्दी उसे नौकरी मिल जाए, बैंक से उसे सस्ती दर पर कर्ज मिल जाए, विदेशों की भांति उसे भी सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाए। अगला है इसी में प्रश्न, शहर के एक अमीर परिवार के लड़के की क्या आकांक्षाएं होती हैं? अच्छी शिक्षा, आने जाने के लिए स्कूटर, कार आदि का व्यवस्था, विदेशों में भी जाने की व्यवस्था। पांचवा प्रश्न है, शहर के एक अमीर परिवार की लड़की की क्या आकांक्षाएं होती हैं? उसे अपने भाई की जितनी आज़ादी मिलनी चाहिए, वह अपने फैसले खुद करे, वह अपनी पढ़ाई विदेशों में कर सकती है। अगला है, नर्मदा घाटी के एक आदिवासी की क्या आकांक्षाएं होती हैं? उसे अपनी पैतृक भूमि से हटाया न जाए, यदि ऐसा करना आवश्यक है तो उसे पहले दूसरे स्थान पर अच्छी प्रकार से बसाया जाए। आगे ध्यान देने वाली योग्य बात है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो क्या हैं? विश्व बैंक द्वारा साधारण रूप से विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रमुख रूप से इनकम के मापदंड यानी कि आय के मापदंड का प्रयोग किया जाता है। जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें कम आय वाले देशों में से अधिक विकसित मानता है, परंतु विभिन्न देशों की तुलना करते समय उनकी कुल आय को ध्यान में रखकर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है। इसलिए इससे यह पता नहीं चलता कि औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है। इसलिए दो देशों की तुलना करते समय कुल आय की बजाय औसत आय से तुलना करते हैं। इसी औसत आय को प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। विश्व बैंक ने अपनी 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट में इसी औसत आय के मापदंड से देशों का वर्गीकरण किया है। वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $10,666 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी उन्हें समृद्ध देश माना गया, और जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय $825 प्रति वर्ष या उससे कम थी उन्हें निम्न आय का देश कहा गया। अगला प्रश्न है, विकास मापन का UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? अब समझने वाली बात यह है, विश्व बैंक का मापदंड अलग है और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मापदंड अलग है। विश्व बैंक ने विभिन्न देशों के विकास की तुलना करते समय केवल आय के मापदंड को ही अधिक महत्व दिया है, परंतु यह मापदंड उचित नहीं है, क्योंकि एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए आय के अतिरिक्त भी कुछ अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है। विश्व बैंक के वर्गीकरण से परे हटकर UNDP ने जो वर्गीकरण का मापदंड अपनाया है वह कहीं बेहतर माना जाता है। इससे इस द्वारा देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ लोगों की शैक्षणिक स्थिति, लोगों के स्वास्थ्य स्तर, वर्गीकरण का सही ढंग अधिक उचित लगता है। अब देखिए 8वां प्रश्न, साथ दी गई तालिका में भारत में वयस्कों का अनुपात दिखाया गया है। यह वर्ष 2001 में देश के विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण पर आधारित था। आप इसे देख सकते हैं, बस समझ सकते हैं। केरल में पुरुष कितने थे और स्त्रियां कितनी हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और सभी राज्य। अब ऊपर के आंकड़े हमें देखें और उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पौष्टिक स्तर की तुलना कीजिए। केरल में लोगों के पौष्टिक स्तर दोनों स्त्रियों और पुरुषों की काफ़ी ऊंचा है, विशेषकर मध्य प्रदेश की तुलना में। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के 40% लोग अल्पपोषित क्यों हैं? हालांकि यह तर्क दिया जाता है कि देश में पर्याप्त अनाज है। अपने शब्दों में विवरण दीजिए। देश में पर्याप्त अनाज है, परंतु फिर भी देश के 40% लोग अल्पपोषित हैं, जिसका मुख्य कारण ये है, देश के बहुत से लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, इसलिए वह पौष्टिक आहार नहीं ले सकते। देश में अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी है, इसलिए अभी भी बहुत से लोग अशिक्षित और रोगी बनकर जीते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में वह पौष्टिक आहार से वंचित रह जाते हैं।
देश के बहुत से राज्यों में जैसे पंजाब और मध्य प्रदेश में जिन वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, यानी कि अनाज का वितरण, यानी कि राशन कार्ड्स में लिखा होता है ये किस तरह से अनाज उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, इसलिए बहुत से लोग कम दामों पर पौष्टिक आहार की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अब इस तरह का ही ये एक तालिका दी गई है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। केरल, पंजाब और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े हैं आपके सामने। पंजाब शिशु मृत्यु दर प्रति व्यक्ति 2003 के हिसाब से 49, वहाँ पर शिक्षा की दर, साक्षरता दर है 70, और कक्षा 1 से 5 का हाजिरी 81, 2002 से 2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय 26,000। केरल देखें तो शिशु मृत्यु दर 11 है, बिहार की 60 है। साक्षरता दर देखें तो केरल की 91 है, बिहार की 47 है, और हाजिरी भी सबसे कम बिहार की है, प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम बिहार की है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पंजाब की सबसे अधिक है। किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल की सबसे कम है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार। किस राज्य की कक्षा 1 से 5 तक निम्न हाजिरी सबसे अधिक है? केरल। तो इस तरह का ये प्रश्न था। अब हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो 4 मार्क्स के होंगे और 100 शब्दों तक के उत्तर में आप लिख सकते हैं। विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अंतर बताइए। डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी, मतलब विकसित देशों में औद्योगिक क्षेत्र बहुत विस्तृत है और वह आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। इनमें वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्माण होता है। इनमें पूंजी का अधिक महत्व होता है। विकसित देशों में कारीगर सकुशल और शिक्षित होते हैं और वह आधुनिक टेक्नोलॉजी का अधिक प्रयोग करते हैं। ऐसे देशों में लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है। अमेरिका, यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे जापान आदि विकसित देश इसका उदाहरण है। अब विकासशील देश कैसे होते हैं? डेवलपिंग इकोनॉमी। विकासशील देशों में कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र का अधिक महत्व होता है। यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ होता है, परिणाम स्वरूप समस्त अर्थव्यवस्था का ढांचा भी पिछड़ जाता है। इन देशों में औद्योगिक क्षेत्र बहुत छोटा होता है और ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। उत्पादक द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग इन्हीं ही द्वारा किया जाता है। इन देशों में आर्थिक क्षेत्र में असमानता पाई जाती है और गरीबी की समस्या गंभीर रूप से धारण किए रहती है। इनमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। इनकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रहती है और बेरोजगारी भी बढ़ती रहती है। इनमें बड़े उद्योगों और आधुनिक टेक्नोलॉजी का अभाव सा रहता है। इनमें मानव तथा प्राकृतिक साधनों का पूरा लाभ नहीं उठाया जाता। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास किसे कहते हैं? एक ब्राउन है जो अर्थशास्त्री, इनका नाम है ब्राउन। जैसे अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं निर्वाह के लिए कोई ना कोई धंधा करता है। इस प्रकार आर्थिक विकास से हमारा तात्पर्य किसी देश की उस प्रगति से है जो वह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में करता है। साधारण रूप से अगर देखें तो किसी भी देश के आर्थिक विकास को उसकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से मापा जाता है। यदि किसी विशेष देश में वहाँ के लोग ऊंची आय कमाते हैं और अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा देश एक विकसित देश है और उसकी अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था है। कुछ ऐसे देश यूएसए, इंग्लैंड, जापान आदि हैं। यदि किसी देश में वहाँ के लोग ऊंची आय प्राप्त नहीं कर सकते, जिनके कारण वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और ऐसा देश एक विकासशील देश है, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि। इस प्रकार आर्थिक विकास वह मापदंड है जो किसी व्यक्ति विशेष की आर्थिक क्षेत्र में प्रगति का प्रकट करता है। अब बात दी गई है ये प्रति व्यक्ति आय होने पर। अगला प्रश्न है, धारणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अथवा में प्रश्न आ सकता है, धरती के पास सब लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लाभ को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यह कथन विकास की चर्चा में कैसे प्रासंगिक है?
चर्चा कीजिए। धारणीयता का अर्थ है कि प्रकृति के विभिन्न साधनों का प्रयोग ऐसे किया जाए कि उनकी अस्तित्व समाप्त न होने पाए। यदि हम प्रकृति के संसाधनों का बड़ी समझदारी और सूझबूझ से प्रयोग करेंगे तो हम भी उनका लाभ उठा पाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा पाएंगी। प्रकृति के पास हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने लालच से उनका शोषण करेगा तो यह साधन जल्दी समाप्त हो जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति कभी भी लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लालच को त्याग कर हमें अपने संसाधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए ताकि हम भी भूखे ना रहें और आगे आने वाली जो पुश्तें हैं वो भी भूखे ना रहें। हमें अपने वन्य और खनिज साधनों को मानव शोषण से बचाना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे पशुओं और पौधों की बहुत सी नस्लें नष्ट हो जाएंगी और आगे आने वाले लोगों को उनकी सुंदरता और लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो यह हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा हानिकारक। इसलिए हमें अपने साधनों का प्रयोग एक उचित मात्रा में करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या यह कहना सही होगा कि पर्यावरण का अवक्रमण केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? उदाहरण देकर सचित्रण कीजिए। अथवा में प्रश्न है, पर्यावरण के अवक्रमण के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने आसपास देखे हों। अब अवक्रमण क्या है? जब मनुष्य अपने लालच के कारण संसाधनों का दुरुपयोग करता है या आवश्यकताओं से अधिक उनका प्रयोग करता है तो वह पर्यावरण दूषित हो जाता है और उसका अवक्रमण होने लगता है। यही अवक्रमण है। वनों के निरंतर काटे जाने और कारखानों से उठने वाले धुएं तथा विषैले द्रव्य पदार्थों के निरंतर निकलते रहने से पर्यावरण निरंतर दूषित होता रहता है। इसके साथ साथ जब एक देश में परमाणु प्रयोग किए जाते हैं तो उनका प्रभाव भी एक देश तक सीमित नहीं रहता वरन आसपास के देशों पर भी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और उनका पर्यावरण भी प्रदूषित हो जाता है। पर्यावरण के अवक्रमण के उदाहरण हमारे आसपास भी देखे जा सकते हैं। मीठे पानी की मात्रा विश्व भर में बहुत कम है। यदि एक देश अधिक सिंचाई द्वारा कुएं और नलकूपों से उनका अंधाधुंध प्रयोग करता रहेगा तो केवल उसी देश का ही नहीं वरन आसपास के देशों में भी पानी का स्तर नीचे गिरता चला जाएगा। वैज्ञानिक यह निरंतर चेतावनी देते जा रहे हैं कि विश्व में यदि अगले संकट की संभावना हो सकती है, मतलब वाटर क्राइसिस हो सकता है, तो वह मीठे पानी का संकट होगा। इस प्रकार यह कहना बिल्कुल सत्य है कि पर्यावरण का अवक्रमण केवल एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। एक देश की भी मूर्खता विश्व भर को संकट में डाल सकती है। परमाणु बम चलाने, वृक्षों के अंधाधुंध काटने, कारखानों के धुएं, मीठे पानी के अत्यधिक प्रयोग के लिए यदि एक देश दोषी होगा तो उसका भुगतान सभी देशों को करना पड़ेगा। यहाँ यह कथन कितना ठीक बैठता है, हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये कथन सही बैठता है। भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न है। नोवा, ज्ञात कीजिए 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती हैं? तो भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। शक्ति के विभिन्न स्रोत अथवा साधन इस प्रकार हैं: कोयला, पेट्रोल, शक्ति के खनिज स्रोत हैं जिनकी आपूर्ति नहीं की जा सकती, जो एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा लाना बहुत असंभव है। यही शक्ति के पारंपरिक स्रोत भी है जिनका इस्तेमाल सारी दुनिया में विस्तृत रूप से हो रहा है। जल की चालक शक्ति से सस्ती विद्युत शक्ति पैदा हो जाती है। इस उद्देश्य के लिए नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा यूरेनियम के परमाणु का भंजन करके परमाणु के नाभिक से प्राप्त की जाती है। सूर्य वैसे तो पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, किंतु आजकल सौर सेलों द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत शक्ति में बदला जा सकता है। पवन चक्कियों द्वारा पवन की चालक शक्ति का इस्तेमाल उन प्रदेशों में किया जा सकता है जहां लगभग सारा साल पवन लगातार चलती रहती है। तटीय क्षेत्रों में ज्वार भाटा के कारण समुद्र के पानी के उतार चढ़ाव से पैदा होने वाली शक्ति से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ज्वालामुखी क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है। निकलने वाली गर्म भाप को नियंत्रित करके ऊर्जा के स्थायी स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा का लाभ अमेरिका, इटली और कई अन्य देशों ने उठाया है।
आज के 50 वर्ष बाद तेल और कोयले के समाप्त हो जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। इस परिस्थिति का एकमात्र उपाय यही है कि ऊर्जा का कोई और वैकल्पिक स्रोत ढूंढा जाए, जैसे आणविक ऊर्जा या सौर ऊर्जा आदि। किंतु इन नए स्रोतों को व्यावसायिक रूप से लाभप्रद बनाने में काफ़ी समय लगेगा। तब तक खनिज तेल तरल सोना ही रहेगा, जो सोने से कहीं अधिक कीमती है। हमें अपने देश में तेल के और भंडारों का पता लगाना होगा। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।